हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस का। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से हम पहले हमने पढ़ाई की, जिस तरीके से चैप्टर्स को कंप्लीट किए और समझते हुए हम आगे बढ़े, उसी तरीके से हम साइंस के जो बाकी चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको भी कवर करेंगे और सीखते हुए चलेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस सीट्स और चैप्टर टेस्ट सॉल्व करते रहेंगे, है ना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। साक्षी, आभाष, सुमन, सभी रेडी है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक हूँ। और आप सभी बताइए, अच्छे से रिवीजन कर लिया ना? अभी तक हमने साइंस के 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, जो हमारा यूनिवर्सिटी क्लास 9th का सिलेबस है। तो लगभग समझिए इसमें टोटल मिला के 13 चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, जो जो प्रोस्पेक्टस उसमें सिलेबस में जो मेंशन होता है, ठीक है, उतना। तो हमको 13 चैप्टर तो पढ़ना ही है। टोटल 7 कंप्लीट कर लिए, 6 और बच गए, ठीक है। बाकी जो पहले जो सिलेबस था 2 साल पहले की बात करें तो सिलेबस क्या था, ओल्ड एनसीईआरटी पर बेस्ड था। तो उसमें बहुत सारी चीजें नई थी, जैसे पॉल्यूशन, सोलर सिस्टम, सिंथेटिक फाइबर, मेटल एंड नॉन मेटल, ये सब चीजें अलग से थी। तो अब ये पिछले 2 साल से सिलेबस आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। जो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड साइंस है क्लास 8 तो उसमें 13 चैप्टर्स ही है, और जो यूनिवर्सिटी के क्लास 9 का सिलेबस है उसमें भी 13 चैप्टर। तो हमको 13 चैप्टर ही पढ़ने हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से बाकी जो चैप्टर्स एक्स्ट्रा उनसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। और अगर आपको लगे कि सर जी हमको कुछ तो बता दीजिए, तो हम आपको प्रैक्टिस सीट चैप्टर टेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे, वो जो चैप्टर्स थे उनसे, है ना। तो घबराइए मत, अगर एक आध 2 क्वेश्चन आ भी गए तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। बिल्कुल आप सभी बढ़िया है, सभी बिल्कुल अच्छे से रिविजन करके आए हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, प्रशांत कह रहे सर आप ठीक हो गया है ना? बिल्कुल। हाँ योगेंद्र, बढ़िया फील कर रहा हूं मैं। और आप बताइए आप सभी? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मेरी हेल्थ बिल्कुल सही है बेटा। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का हमारा नाम है फोर्स, प्रेशर एंड फ्रिक्शन। हम 2 चैप्टर को मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है, यानी बल, दाब तथा घर्षण, ये 2 चैप्टर्स को मिक्स करके बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है, फ्रिक्शन किसे कहते हैं, घर्षण किसे कहते हैं। इन चीजों को हम धीरे 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 रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हुए चलेंगे। आपने अपने नॉर्मल दिनचर्या में आसपास लोगों को या भी कहते सुना होगा ना, फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन सुना होगा। तो बस यही चीज को हम समझेंगे और उसते हुए चलेंगे। शशांक कह रहे सर आप पतले हो गए। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर सही में पतला हो गया तो अच्छी बात है ना शशांक, योगेंद्र। चलिए जल्दी से आप बिल्कुल फोकस हो जाइए पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट चैप्टर साइंस का स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब मुझे बताइए, अच्छा ये बताइए कि आप सभी को पता है कि किसी वस्तु में गति कैसे होती है, कोई वस्तु मूव कैसे करती है? किसी को पता है? कोई ऐसा एक फैक्टर होगा जो वर्क करता होता है, ठीक है, वो कौन सा फैक्टर है जिससे कोई वस्तु बिल्कुल रेस्ट है, ठीक है, उस पर कैसे वो वस्तु मूव होने लगती है, ठीक है, मतलब विराम अवस्था से कैसे वो गतिमान अवस्था में आ जाती है, ठीक है। 2 वस्तु हैं, 2 वस्तु में किसी एक वस्तु की जो चाल है वो ज्यादा है, किसी की कम है, ठीक है, मतलब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के कंपैरिजन में अधिक तेज है, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है, अधिक गतिशील है। तो ये कैसे डिसाइड होता है? समझ में आ रहा है? जैसे कि अब समझिए कि 2 बाइक हैं, आपको मैं चाल समझा रहा हूं, ठीक है, स्पीड क्या है। जैसे कि किसी एकांक समय, मतलब किसी एक निश्चित टाइम आपको दे दिया जाए, जैसे कि आप में से कोई एक बच्चा जैसे प्रिंस है, प्रिंस एक निश्चित समय में जो दूरी तय करेगा उसे उसकी चाल कहेंगे, ठीक है। अब 2 वस्तुएं हैं, दोनों में एक वस्तु गतिमान हो गई, एक उससे कम गतिशील है, मतलब एक की स्पीड ज्यादा है एक की कम है। ये कैसा होता है? होता है ना, जैसे कि आप समझिए, जैसे कि यहां पे बॉल रखी हुई है, ठीक है, यहां पे बॉल है, एक हमारे पास समतल सरफेस है, फर्श है। अब हमारे पास 2 बॉल है बिल्कुल सेम टू सेम, उसको मैंने ऐसा धक्का दे दिया, ऐसा ऐसा बॉल को ऐसा धक्का दे दिया, ठीक है। और जो एक और बॉल है सेम टू सेम, उसको मैंने हल्का सा ऐसा धक्का दिया। तो कोई एक वस्तु जो होगी वो तेजी से गतिशील होगी, ठीक है, उसमें जो मूवमेंट होगी वो बहुत तेजी से होगी, और एक में धीरे धीरे, वो वस्तु भी गतिशील होगी। मतलब कि पहले जो रेस्ट में थी, रेस्ट स्थिति में थी,
ठीक है, विराम अवस्था में थी, उसमें भी मोशन आ जाएगा, उसमें भी मूवमेंट आ जाएगा, है ना, वो भी गति करेगी। जिसको मैंने ज्यादा ऐसे धक्का दिया उसमें क्या होगा, वो ज्यादा गतिशील होगी, और जिसमें कम मैंने ऐसे धक्का दिया वो भी गतिशील तो होगी, वो विराम अवस्था से मूवमेंट वाली अवस्था में तो आ जाएगी, लेकिन धीरे। सुना है कि नहीं, बताइए जल्दी से, ऐसा देखा है कि नहीं आप सभी ने? स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है बेटा? एक बार जल्दी से मुझे बताइए तो सभी। चैप्टर का नाम बेटा है फोर्स, प्रेशर एंड फ्रिक्शन। दो चैप्टर्स को हम मर्ज करके अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी मैं रियल लाइफ आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, तो आपने ये सब चीजों को देखा है ना। मैं कहने का मतलब यही है। अब जैसे दो बच्चे हैं, समझिएगा, दो बच्चे स्पीड में आपको समझाऊं। एक बच्चा है प्रिंस और एक बच्चा है शशांक, ठीक है। अब उनको दोनों को 2 मिनट का समय दिया गया। कितने मिनट का समय दिया गया? 2 मिनट का समय दिया गया, और बोला गया दौड़िए, ठीक है। अब बच्चे दौड़ रहे हैं, तो 2 मिनट में प्रशांत यहां पहुंचा और शशांक यहां पहुंच गया। तो बताइए किसकी स्पीड ज्यादा है? किसकी स्पीड ज्यादा है, जरा बताइए। सेम टाइम दिया गया, एक निश्चित टाइम दिया गया, उसमें शशांक आगे पहुंच गया प्रशांत। किसकी? शशांक की, है ना। बस वही आपको समझा रहा हूं। तो मतलब कहा जा रहा है कि कोई वस्तु जो है गतिशील हो जा रही है अपने, मतलब जैसे नॉर्मल बॉल रखी हुई है, उसको मैंने ऐसा पुश कर दिया, ढकेल दिया, तो बॉल गतिशील हो गई, बॉल मूव होने लगी ना। पहले रेस्ट थी, रेस्ट पोजीशन पे थी वो। अब जैसे आपको एक और एग्जांपल आप रियल लाइफ में देखा होगा, देखिए ये फुटबॉल में गोलकीपर है, पहले फुटबॉल रखी हुई है, वो क्या है, बिल्कुल रेस्ट में है, ठीक है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो खिलाड़ी है उसने ऐसे मारा पैर से, ठीक है, और उसमें क्या हो गया, बॉल गई, और फिर उसको जैसे बॉल में अब क्या हो गई, गति हो गई, ठीक है, बॉल में गति हो रही, बॉल मूव हो रही है ना, ठीक है। उसको पैर से जब मारा गया, फिर क्या हुआ, गोलकीपर ऐसा किया और उस बॉल को रोक लिया। मतलब कि जो गति हो रही थी उसको भी जीरो कर दिया गया, उसकी गति जीरो कर दी गई, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब ऐसा क्या हुआ, जो हॉकी की स्टिक है तो उससे जैसे कि जो बॉल है वो अलग डायरेक्शन में आ रही, हॉकी की स्टिक से उसकी डायरेक्शन को मोड़ दिया गया। कोई ऐसी एक फैक्टर है ना जो वर्क कर रहा है इनके पीछे। जैसे देखिए बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, उसने जोर से बॉल को ऐसे मारा, लेकिन फील्डर ने आके ऐसे रोक दिया। बॉल तो स्पीड में थी ना, बॉल में गति थी, बॉल मूव हो रही थी, लेकिन वो कैसे रेस्ट में आ गई, बताइए। बॉल तो मूव कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बॉल रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गई, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ, बॉल अलग डायरेक्शन में, हॉकी स्टिक से उसको अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया गया। क्या ऐसा फैक्टर वर्क कर रहा है, बताइए जरा। अब नॉर्मल दिनचर्या, नॉर्मल आप जीवन में देखिए, दरवाजा खोलते हैं, बंद करते हैं, किसी चीज को उठाते हैं, रखते हैं, समझ में आ रहा है। तो जो कार्य हो रहा है आपका, उसको आप सिंपल सा धक्का देने और खींचने के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, या दोनों के रूप में, उसे ही हम कहते हैं बल। इन सभी चीजों में क्या लग रहा है बेटा, बल, यानी कि फोर्स लग रहा है। वो जो फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है, फोर्स है। कि मतलब देखिए पहले फुटबॉल किस में थी, मोशन में, ठीक है, उसमें मूवमेंट हो रहा था, लेकिन उसको गोलकीपर द्वारा फोर्स लगाकर रोक दिया गया। अब वो देखिए क्या हुआ, मतलब स्पीड से वो रेस्ट मोशन में आ गया, रेस्ट में आ गया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ कि यहां पे हॉकी स्टिक से फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी गई, अच्छा। और यहां पे देखिए बॉल मूवमेंट कर रही थी, इसको रोक दिया गया। मतलब कि हम फोर्स के द्वारा किसी भी वस्तु को गति दे सकते हैं, उसकी दिशा चेंज कर सकते हैं, और उसको गति दे रहे, गति में परिवर्तन, मतलब कि उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। उसकी स्पीड हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कहने का मतलब, और एक एग्जांपल दूं, अब जैसे क्या कीजिए, आपका सरफेस है, सतह है, फर्श है, उस पर बॉल को ऐसे रख दीजिए और हल्का सा उसको ऐसे धक्का दीजिए, ठीक है, बॉल मूव होगी। अब धीरे से क्या कीजिए, थोड़ी देर बाद आगे जाइए और उसको हल्का सा
सामने जाइए और हल्का सा हाथ उससे टच कीजिए बॉल से, फिर हटा दीजिए, तो देखिएगा कि बॉल की स्पीड पहले नॉर्मल थी, फिर धीरे से कम हो जाएगी, है ना। मतलब आप उस फोर्स का यूज कर रहे हैं, मतलब किसी चीज को आप खींच रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को आप ढकेल रहे हैं, या दोनों कर रहे हैं, उसको हम बल यानी फोर्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। जो बल है, फोर्स क्या है, पुश और पुल, और बोथ, पुश है, पुल है, या दोनों है, जिसे हम कहते हैं फोर्स। अब आप देखिए कि आप नॉर्मल जीवन में जो भी आप काम कर रहे हैं, लगभग सभी में ये सब फोर्स यूज हो रहा है, ठीक है। आप जो समझिए सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो उसमें भी जो फेफड़े हैं सिकुड़ रहे हैं, फिर ऐसे उड़ रहे हैं, पंप कर रहे हैं ना, उसमें भी क्या हो रहा है बेटा, उसमें भी आपका फोर्स लग रहा है। जो आपका हृदय है, हार्ट है, वो भी देखिए सिकुड़ता है, फिर ऐसा ताकि ब्लड शरीर के सभी भागों तक पहुंचे, वहां भी क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, वो बात की बात है, समझे। आप जैसे चल रहे हैं, आप ऐसा मुड़ रहे हैं, ठीक है, आप हाथ को ऐसा कर रहे हैं, इसमें भी क्या लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है। आप डंबल ऐसा उठाते हैं, इसमें भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है ना, ये सभी आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अब आपके पास मेज है, टेबल है, टेबल में से आपको पुस्तक उठानी है, तो भी तो आप बल लगाकर, फोर्स लगाकर उसको उठाएंगे ना। आपको पुस्तक को ढकेलना है, तो भी तो आप फोर्स लगाएंगे। बाल्टी कुएं से पानी निकालना है, तो भी तो आप दम लगाकर निकालेंगे ना, ज्यादा बल लगाएंगे तो फिर पानी लिया जाएगा। अब दो बच्चे हैं, एक के पास बिल्कुल दम ही नहीं है, तो बल लगाएगा बेटा, वो लगाने का प्रयास करेगा लेकिन निकाल ही नहीं पाएगा। जैसे कोई बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है लोहे का, उसको ऐसे ढकेलना है, फोर्स लगाना है, तो किसी बच्चे में दम ही नहीं है, मान के चलिए वो फोर्स लगा ही नहीं पा रहा है। दो बच्चे आ गए, फिर भी वो आगे नहीं जा रही है। जब तीन चार बच्चे एक साथ मिले तो फिर बल लगा। समझ में आ रहा है ना, बोलिए। फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, फोर्स की डेफिनेशन सिंपल सी है, पुश या पुल, पुश या पुल और बोथ। मतलब कि पुश मतलब ढकेलना, पुल मतलब खींचना, या फिर दोनों को ही हम सामान्य भाषा में बल यानी कि फोर्स कहते हैं। बोलिए क्लियर, बिल्कुल ऐसे हम कहते हैं फोर्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए ट्रॉली बैग है, तो ट्रॉली बैग को ये आदमी अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब खींचना मतलब पुल, और ये क्या कर रहा है, ढकेल रहा है, ये होता है पुश। ये देखिए यहां पे कार है, तो कार को ये आदमी ढकेल रहा है, इसे कहते हैं पुश। ये देखिए ये भी पुश है, और ये क्या कर रहे हैं, ये लोग अपनी ओर खींच रहे हैं, ये क्या है, पुल है। देखिए रस्सा कस्सी का खेल खेला होगा ना, टग ऑफ वार कहते हैं, दोनों तरफ दो टीम रहेंगी और रस्सी को ऐसा खींचना रहेगा, जिसके जो ज्यादा बल लगाएगा, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा, वो जीत जाएगा। किसने किसने खेला है, जल्दी से बताइए। हाँ, मतलब मोशन से रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में, और जो जो मोशन होगा उसकी डायरेक्शन को चेंज करना हो, या फिर कभी कभी देखिएगा आकृति जो है, जो भी वस्तु है उसके शेप को भी चेंज किया जा सकता है, किससे, फोर्स से, है ना। बताऊंगा मैं, जैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे आटा है, जब आप आटा को लगाते हैं, ठीक है, पानी डालकर आटे की लोई बनाते हैं जिससे रोटियां बनती है, तो उसको जब उसमें फोर्स लगाते हैं तो उसकी आकृति चेंज होती है ना, बिल्कुल होती है। तो ये भी क्या है, फोर्स है। चलिए अब आगे बढ़े। अब देखिए पुश बता दिया, पुश मतलब ढकेलना, पुश मतलब धक्का देना, ढकेलना। पुल मतलब अपनी ओर खींचना, पुल मतलब अपनी ओर खींचना। अगर हम बात करें कि पुश, तो पुश को हम क्या कहते हैं, जरा बताइए। पुश को हम हिंदी में कहते हैं अपकर्षण, और पुल को कहते हैं अपनी ओर खींचने को अभिकर्षण। है ना रणवीर। ठीक, अब आगे बढ़े। अब देखिए, अब आपको मैं समझाऊं। अब पुश यानी कि अपकर्षण समझते हैं, पुश मतलब कि धक्का देना। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमको यहां से यहां तक ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, जरा बताइए। हम क्या करेंगे, हम करेंगे धक्का देंगे।
ढकेलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एरो की डायरेक्शन आपको दिख रही है। जो ऑब्जेक्ट है इसको हम ऐसे पीछे से ऐसे ढकेलेंगे अपने से दूर, अपोजिट डायरेक्शन में दूर कर रहे हैं अपने से दूर। ठीक है, तो ये क्या होगा, पुश होगा, यानी कि अपकर्षण होगा। ठीक है, तो इसको हम ढकेल कर यहां तक ले जाएंगे। क्लियर है ना, इसको ढकेलते हुए हम देखिए ऐसे 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 ले जाएंगे और ये पहुंच जाएगा यहां तक। तो यहां पे आपको दिख रहा है वही पुश करेंगे। हाँ बिल्कुल, धक्का देंगे, वेरी गुड। अब चलिए अब आगे बढ़े। अब यहां पे देखिए बेटा, अब इसको हमको यहां ले जाना है, तो और भी तो तरीका है। पहले हमने क्या किया, इसको पुश किया, अब हम इधर जाएंगे और इसको अपनी तरफ पुल करेंगे, यानी अपनी तरफ खींचेंगे। तब भी तो ये यहां से, यहां क्या है, रस्सी है, इसमें हमने रस्सी फंसा ली और हम सामने आ गए और इसको अपनी तरफ ऐसा खींच रहे हैं। तब भी तो हम इसको यहां तक पहुंचा देंगे ना, पहुंचा देंगे। समझ में आ गया ना, पुश और पुल में क्या अंतर है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, पुश करना मतलब धक्का देना, पुश करना, और पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। ठीक है ना, हिंदी नाम भी याद रखिए, पुश को कहते हैं अपकर्षण और पुल को कहते हैं अभिकर्षण। पुश को अपकर्षण एंड पुल को अभिकर्षण। तो सिंपल से हमने क्या समझा कि जो बल है, फोर्स है, वही है धक्का देना, खींचना, या दोनों के रूप में व्यक्त करें वही फोर्स है। बस इतना हमने समझ लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो मतलब देखिए आप कि गोलकीपर कैसे बॉल को रोक ले रहा था, जो हॉकी स्टिक से कैसे बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जा रही थी, कैसे जो फील्डर है वो बैट्समैन द्वारा मारी हुई बॉल को रोक लेता था। समझ में आ गया ना कैसे। फोर्स, कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है, फोर्स। ठीक है, फोर्स से किसी वक्त वो जो भी वस्तु है उसको मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, जो उसकी स्पीड होगी, जो उसकी गति होगी उसको कम कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जैसे हॉकी स्टिक से ऐसा मारा, फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन ऐसे कर दी हमने, है ना। बस यही है, लिखना नहीं बेटा, जब लिखने की बारी आएगी तब लिखेंगे, अभी तो समझिए ना, पहले समझना जरूरी है, लिखने के समय आएगा। चलिए लिखना है तो लिख लीजिए। अब वही जो मैंने समझाया कि अब फोर्स इज पुश और अ पुल और बोथ, मतलब कि जो फोर्स है वो पुश है या पुल है या फिर दोनों है। ठीक है, और फोर्स कैन नॉट बी सीन। देखिए फोर्स यानी बल को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, जैसे कि हम एक बड़ा भारी डंबल ऐसा उठाएंगे तो उसको देख रहे हैं क्या, कितना फोर्स लग रहा है, नहीं देख रहे हैं, उसके प्रभाव को महसूस करें कि हमारे अंदर ताकत है तो हम उस डंबल को उठा ले रहे हैं। हमारे दोस्त के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो उतना फोर्स लगाकर उसको उठा सके। समझ आ गया ना, पुश का मतलब क्या है, अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम अवर बॉडी, हमारे बॉडी से दूर धकेलना, पुश। ठीक है, पुल मतलब अ फोर्स टू मूव ऑब्जेक्ट टुवर्ड अवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी अपनी तरफ खींचना। ठीक है ना, और नीचे मैंने ये भी बता दिया, फोर्स कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि फोर्स मतलब बल से किसी वस्तु की गति, जो गति है वस्तु की, स्पीड है, उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, या उसको रेस्ट पोजीशन में ला सकते हैं, उसकी दिशा चेंज कर सकते हैं, उसके आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं, किससे, फोर्स में। देखा होगा ना, जैसे ऐसे बैट्समैन ऐसा बैटिंग कर रहा है, ठीक है, बैटिंग कर रहा है, ऐसी बॉल आई और उसने इस डायरेक्शन में ऐसे मार दिया, तो उसने क्या किया, फोर्स ऐसे बल ऐसा लगाया और बॉल इधर जा रही है। ठीक है, मतलब बॉल में तो स्पीड थी पहले से, और उसको और बल फोर्स लगाकर और स्पीड से भेज दिया बाउंड्री पार। ठीक है, कई बार बॉल बहुत स्पीड में आ रही है, बैट्समैन ने ऐसे प्लेट कर दिया, ठीक है, तो बॉल वहां पे रुक गई, उसको क्या फोर्स ज्यादा नहीं लगाया, केवल इतना यहां पे ऐसे रोक दी बॉल को। समझ में आ रहा है ना, बॉल ऐसे हवा में गई, अभी मोशन में है बॉल, लेकिन फील्डर ने ऐसे कैच ले लिया, रेस्ट में आ गई बॉल। समझ में आ रहा है ना, बेसबॉल है, ठीक है, बेसबॉल में ऐसे ऐसे बॉल को मारा गया बहुत तेजी से, फोर्स ही तो लग रहा है। हाँ बताऊंगा बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स सब बताऊंगा, घबराइए मत। अब देखिए, अब हमने केवल ऐसे अलग अलग बात कर ली कि जो फोर्स है उसमें कभी पुश हो रहा है, कभी पुल हो रहा है। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक टेबल पर बुक रखी है, टेबल पर एक बुक रखी हुई है, अभी इसको मैं समझते हैं, पहले इसको समझते हैं। टेबल पर एक बुक रखी हुई है, अगर
मैं चाहता हूं कि उसमें मूवमेंट हो, मतलब उसको हमको गतिशील बनाना है, तो हम किस हिसाब से गतिशील बना सकते हैं जल्दी से। हाँ बिल्कुल बेटा, क्रिकेट फैन तो है सर, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल क्रिकेट की आपको कोचिंग दे रहा हूं, है ना। बॉलिंग, है ना, बॉलिंग से लेकर बैटिंग, एम्पायरिंग सब कुछ। हाँ चलिए, मैंने क्या पूछा आपसे कि मेरे पास एक टेबल है, टेबल पे रखी हुई है बुक, उसको मुझे गतिशील बनाना, उसको मोशन में लेके आना, तो मैं किस हिसाब से कर सकता हूं। एक तो उसको धक्का दे सकता हूं यानी पुश कर सकता हूं, एक पुल कर सकता हूं, और एक उठा भी तो सकता हूं, उठाऊंगा तब भी तो मोशन में आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताइए आप कि कुएं से पानी निकालना है मुझे बाल्टी से, तो क्या कर सकता हूं, उठा सकता हूं एक मैं, और एक अपनी तरफ खींच सकता हूं, इस तरीके से, है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और आपसे पूछूं। है ना, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब जैसे कि दरवाजे को खोलना है और बंद करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पुश या पुल। दरवाजे को खोलना है और बंद करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पुश या फिर पुल, जरा बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। बाय यूजिंग फोर्स ऑफ पुल, फोर्स ऑफ पुश, को क्या है, पुल भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं। कभी कभी दरवाजा ऐसे पुश करके खुलता है, कभी कभी पुल करके अपनी तरफ खींच के, है ना। चलिए, अब कॉम्बिनेशन दोनों का मैंने बताया कि फोर्स जो होता है वो या तो पुल होगा या तो पुश होगा या फिर दोनों होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुल एंड पुश देख ले। तो प्लेइंग गिटार, जब हम गिटार बजाते हैं बेटा, गिटार बजाते हैं, तो देखिए उसमें क्या होता है, पहले पुश फिर पुल, ऐसे, या पुल और पुश दोनों होता है ना। गिटार देखिए ऐसे बजाया जा रहा है, तो यहां देखिए जो स्ट्रिंग है उसको पुल और पुश दोनों किया जाता है, पुश करेंगे दूर ऐसे अपने से दूर, और पुल करेंगे अपनी तरफ। ठीक है ना। इसका देखिए, जब सॉइंग वुड, जब लकड़ी को ऐसा से काटा जाता है बेटा, तो पहले देखिए ऐसा पुश और पुल अपनी तरफ खींचा, पुश पुल, इस तरीके से खींचा जाता है ना लकड़ी को काटने के लिए। बताइए, यहां दोनों है। और इस पर देखिए स्क्रबिंग क्या है, स्क्रबिंग द फ्लोर, फ्लोर को हमको स्क्रब करना है, तो देखिए इस तरीके से, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, पहले पुश, ऐसा पुल, या पुल और पुश दोनों हो रहा है ना। बताइए दोनों हो रहा है या नहीं, दोनों हो रहा है ना, इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ पुल एंड पुश मैंने यहां पे लिखा है। क्लियर है, बोलिए यहां तक सब कुछ क्लियर है, आसानी से सब कुछ समझ में आ गया। एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, बस इसको सीख जाइए, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। पुल और पुश बताऊंगा बेटा, प्रिंस बताऊंगा, घबराइए मत। चलिए अब आगे, अब देखिए, अब मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, सदिश। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन यानी दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। मैग्नीट्यूड को कहा जाता है परिमाण, क्या कहा जाता है, परिमाण। और डायरेक्शन मतलब दिशा, दोनों होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। जैसे कि फोर्स की बात करें तो हम बोलेंगे ना कि फोर्स का परिमाण मतलब 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बल लगाया, 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये इसका परिमाण है। क्या है ये, मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन मतलब कि उसकी गति की दिशा में क्या परिवर्तन आया, मतलब उसका डायरेक्शन, जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है ना। और जो अदिश राशि होती है स्केलर क्वांटिटी, उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, बस आपको ये वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं पढ़नी, बस आपको मैंने बता दिया फोर्स है इसलिए, है ना, कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है, और इसमें क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, फोर्स में क्योंकि हम गति की दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं, बताया ना मैंने, और इसका परिमाण होता है कि हमने 5 न्यूटन का बल लगाया, 15 न्यूटन का बल लगाया,
20 न्यूटन का बल लगाया। ठीक है, बस इतना आपको यहां पे समझना है। चलिए, अब फोर्स कैसे होता है बेटा, फोर्स कैसे वर्क करता है? फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, यानी बल जो है अन्योन क्रिया के कारण होती है। अब जैसे समझिए, यहां ये कार खड़ी है और यहां ये जो आदमी है, व्यक्ति, वो पीछे है, तो क्या कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं, कोई फोर्स नहीं। अब क्या कर रहा है, ये कार है, अब व्यक्ति जो है, इंसान है, उसको ढकेल रहा है, अब कोई फोर्स लगे? जी हाँ, अन्योन क्रिया मतलब जब तक ये दोनों इंटरेक्ट नहीं करेंगे फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो बल लगने के लिए यानी फोर्स के लिए क्या है, कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया यानी कि इंटरेक्ट होना जरूरी है, इंटरेक्शन होना जरूरी है, तभी फोर्स लगेगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से दूर है तो क्या फोर्स नहीं लगेगा। तो कम से कम दो वस्तु क्या इंटरेक्शन जरूरी है बल फोर्स के लिए। समझ में आ रहा है ना? चलिए नोट कीजिए जल्दी, मैंने क्या बोला? फोर्स क्यों होता है? फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, यानी कि जो बल है वो अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। मैं बताऊंगा बेटा, 1 न्यूटन इक्वल टू वॉट, न्यूटन जो फॉर्मूला था, फोर्स इक्वल टू वॉट, क्या होता है सब कुछ मैं बताऊंगा, घबराइए मत, है ना, उसको लेकर निश्चिंत रहे। अभी बल लगने के लिए क्या जरूरी है? कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया हो। ठीक है ना, दो वस्तु के बीच इंटरेक्शन हो, तो देखिए यहां पे हो रहा है। अब यहां पे देखें तो देखिए ये दो सहेलियां हैं, दो दोस्त हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। ये यहां पे देख रहे हैं ना, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, मतलब पुश कर रहे हैं। ये वाले फिगर में, इसमें देखिए आप, इसमें ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को। तो दोनों तरफ से, इधर से देखिए ये भी पुश और ये भी पुश। जबकि इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, ऐसे देखिए अपनी तरफ, ये क्या है, दोनों तरफ क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। ठीक है, बल के लिए क्या है, दो, कम से कम दो लिखा हुआ ना, मिनिमम देखिए यहां पे लिखा हुआ, कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन क्रिया होनी जरूरी है। ये दोनों क्या एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे यहां देखिए एनिमल अपनी तरफ खींच रहा है और जो किसान है वो अपनी तरफ खींच रहा है। यहां भी क्या हो रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब दोनों तरफ से पुल हो रहा है। तो दो है ना, कम से कम दो वस्तुओं के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, अन्योन क्रिया हो रही है। इसी कारण क्या है, यही क्या है बेटा, बल है। मतलब कि इसी कारण बल घटित हो रहा है। बल के लिए क्या जरूरी है, दो वस्तुओं के बीच इंटरेक्शन। ठीक है, बिटवीन इंटरेक्शन इन द टू बॉडीज, बिल्कुल सही बेटा। चलिए इस प्रकार, अच्छा ये यहां पे क्यों लिखा, इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया कारण बल लगता है, ये यहां पे नहीं होगा बेटा, ये अलग है, ये तो आपको पता ही है। ये यहां का नहीं, ये यहां पे होना चाहिए। इस प्रकार क्या होगा, ये जो हमने समझ लिया, इस प्रकार क्या है, दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही क्या लगता है, बल लगता है। यहां पे हमने ये प्रूव कर लिया। यहां पे देखिए बिल्कुल दूर था, कोई बल नहीं लगा, कोई फोर्स नहीं लगा। बल लगने के लिए क्या है, कम से कम दो, ऐसा नहीं है कि दो ही से, अब इधर से तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा, सब फोर्स लगाए तो बल तो लगेगा ही, मतलब सब अगर उसको ढकेलेंगे तो बल तो लगेगा ही। ठीक है, तो कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होनी जरूरी है। चलिए अब एक्सप्लोरिंग फोर्स, फोर्स को थोड़ा और हम उस पर खोजबीन करते हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है, समझिएगा मेरी बात। रविराज, बिल्कुल मैं बताऊंगा बेटा, घबराइए मत। अभी पहले मेरी बात सुनिए, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। इसको यहां से मिटा दीजिए, इसकी जरूरत यहां पे नहीं है। चलिए एक बड़ा सा लोहे का बॉक्स लीजिए या फिर बड़ा सा बहुत भारी संदूक लीजिए, उसको ढकेलने का ऐसा प्रयास कीजिएगा, आप नहीं ढकेल पाए, मतलब उसको ढकेलने के लिए, उसको गति, उसको मोशन में लाने के लिए जितने धक्के की जरूरत थी, जितने बल की जरूरत थी, वो आप नहीं लगा पाए। ठीक है, अब क्या कीजिए, अपने दोस्त को भी बुलाइए। चलिए दोस्त, अब हम दोनों मिलकर इसको धक्का देते हैं। अब क्या हुआ, जो बड़ा सा संदूक था या फिर जो बड़ा सा लोहे का बॉक्स था, उसमें मोशन आ गया। ठीक है, तो कितने बल की जरूरत पड़ी? ठीक है, एक आदमी बल लगा रहा है तो उससे नहीं हो रहा है, दोनों मिलकर बल लगा रहे हैं तो उसमें कोई मूवमेंट आ रहा है। चलिए ये भी समझ गए। अब क्या हो रहा है, अब अपने दोस्त को बोलिए कि दोस्त अब आप जाइए सामने और हम आपके सामने हैं, आप अपोजिट डायरेक्शन में
तो जो ये वाला है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये वाला जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये वाला इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। देखिए मच्छर परेशान कर रहा है बेटा, ठीक है। ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि उस लोहे वाले बॉक्स को इधर ढकेल रहा है और वो इधर से ऐसे ढकेल रहा है। अब उसमें क्या मूवमेंट आया, ठीक है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, यहां हमको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, नेट बल यहां। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें ये जो है टग ऑफ वार, रस्सा कस्सी का खेल है, इसमें जो ये पार्टी वाले हैं वो जो रस्सी को इस ओर खींच रहे हैं, और इसमें ये जो पार्टी वाले हैं वो रस्सी को इस ओर खींच रहे हैं। तो जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा, जो ज्यादा दम लगाएगा, उधर ये रस्सी वाले जो बीच वाला भाग है उधर चला जाएगा, तो वो टीम जीत जाएगी। अगर ऐसा हुआ कि दोनों ने बराबर बल लगाया तो नेट फोर्स क्या होगा, मन में तो सवाल आएगा ना, नेट फोर्स क्या होगा। हाँ बताऊंगा बेटा, जो चैप्टर 4 है 5 का उसका रिजल्ट बताऊंगा, पहले आप इसको समझिए। तब क्या होगा बेटा, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तब हम करें क्या। तो देखिए एक्सप्लोरिंग फोर्स, फोर्स कैन बी एड टुगेदर और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन अदर। अब देखिए एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, जब देखिए पहली कंडीशन में क्या किया, दो दोस्त मिलकर एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, मतलब दोनों उस बॉक्स को ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। पहले दोस्त ने लगाया कितने न्यूटन का फोर्स, पहले दोस्त ने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, दूसरे दोस्त में ताकत ज्यादा थी, उसने कितने का फोर्स लगाया, उसने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। और जो फोर्स लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो याद रखिए सेम डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम ऐड कर देते हैं, सिंपल सा। तो टोटल कितना फोर्स लगा, 13 न्यूटन का, ठीक है। फोर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर, एक ही दिशा में कार्य करने वाले बल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मान के चलिए एक ही दिशा में केवल यहां पे दो है, 10 लोग फोर्स लगाते तो सभी के फोर्स जो है वो जुड़कर क्या होता, अपना नेट फोर्स बनता। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स विल बी नेट फोर्स। अब नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, जब दोनों अलग डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए अब क्या हुआ, एक दोस्त ने लगाया, अब देखिए वही दोस्त थे, एक ने 5 न्यूटन का लगाया और एक ने 8 न्यूटन का, लेकिन सेम डायरेक्शन में लगाया, तो जो फोर्स नेट फोर्स आया वो कितना है, 13 न्यूटन, ठीक है। लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, देखिए एक लगा रहा है इधर एक इधर, ठीक है, एक लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स और एक लगा रहा है 8 न्यूटन का फोर्स। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स निकालना है, तो जो बड़ा होगा, जो ज्यादा फोर्स लगा रहा है उसमें से छोटे फोर्स को माइनस कर दीजिए, बस है ना, डिफरेंस निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 - 5 = 3 न्यूटन का ये नेट फोर्स है। मतलब कि जो उसमें मूवमेंट आ रही गति वो 3 न्यूटन के बल की आ रही है, मतलब नेट फोर्स। क्योंकि देखिए इधर से 8 न्यूटन का बल लग रहा है, उधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या है, तो क्या होगा 3 न्यूटन का ही कुल मिला के बल का प्रभाव हमको दिखेगा। इफेक्ट कितने का दिखेगा, 3 न्यूटन का, क्योंकि इधर से 8 उधर से 5, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, जो 3 एक्स्ट्रा लग रहा है एक में, है ना, जो उसका डिफरेंस निकाल लेंगे वही नेट फोर्स जिसका हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा उस ऑब्जेक्ट में। बोलिए क्लियर है। अब देखिए अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर जी अब दोनों दोस्त हम बराबर हैं, दोनों हम साथ में पढ़ते हैं घूमते हैं, हमारी ताकत भी सेम है, हम खाते भी सेम है। अच्छा दोनों अब फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर से लगा रहा है एक उधर से लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। इसने इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, उधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब क्या होगा सर जी, तो बिल्कुल नेट बल, जो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ऐसे इधर से भी फोर्स 5 का, इधर से दोनों का डिफरेंस तो 0 ही आ रहा है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वस्तु वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। बोलिए क्लियर है। ये अच्छा चैप्टर में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बोलिए क्लियर है। समझ में आ गया ना। हाँ चलिए नोट कर लीजिए, हाँ इंपॉर्टेंट है ये, इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तब तक हम पानी पी लें, जल्दी से आप नोट कर लीजिए।
अगर केवल एक साइड पे पुल करें तो अभी तो फोर्स लगेगा बेटा, क्या दिक्कत है, फोर्स तो लगेगा ही। जैसे एक बॉक्स है उसको अपनी तरफ खींचिए, जितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है बस वो भी तो फोर्स ही है, फोर्स लगा के आप उसमें खींच रहे हैं, मतलब उसको आप क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, तो पुल करना भी तो फोर्स ही होता है बेटा। न्यूटन उसकी यूनिट है बेटा, अभी मैं बता रहा हूं, देखिए वही देखिए, आपने बोला और आ गया। फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द सिंपल इक्वेशन। अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा इक्वेशन है कि फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए, या फिर डायरेक्ट इसको एफ बराबर हम एम ए लिखते हैं, ठीक है। फोर्स इक्वल टू मास, मास मतलब द्रव्यमान, गुणित ए मतलब एक्सेलरेशन, जो त्वरण होता है, जो गाड़ी की स्पीड, आप बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब कि समझिए कि 1 किलोग्राम, मान लेते हैं ना मास, 1 किलोग्राम की वस्तु जो एक्सेलरेशन आता है किससे, धक्का देने से या फिर खींचने से, तो जो उस पर बल लग रहा है, मतलब 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है जो उस पर एक्सेलरेशन यानी त्वरण आ रहा है, जनरेट हो, उसे ही हम कहते हैं फोर्स। कितना लग रहा है, समझ में आ गया ना। जैसे मास है इसको हम किलोग्राम में व्यक्त कर रहे हैं, और जो एक्सेलरेशन है उसको हम कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना ये फोर्स। और फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है ना, जो स्टैंडर्ड यूनिट हम मानते हैं वो क्या है, न्यूटन है। और इसको हम एन से डिनोट करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना कि कितने का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का, 15 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, तो वही है एसआई यूनिट है न्यूटन, उसको सिंबल हम एन से डिनोट करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ एग्जाम में आएंगे तो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, घबराइए नहीं, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। और फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, सिखाया मैंने, बताया कि नहीं, बताइए जल्दी से, बल क्या क्या कर सकता है। बल वस्तु की गति की अवस्था यानी कि चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, उसमें चेंजेस ला सकता है। कहने का मतलब जो चीज रेस्ट में है उसमें मोशन ला सकता है, जो चीज मोशन में है उसमें रेस्ट ला सकता है। कौन, फोर्स। ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, गति की दिशा, मतलब कि जो उसकी चाल है, जो स्पीड है उसको चेंज कर सकता है, धीमी कर सकता है, स्पीड बढ़ा, मतलब चाल बढ़ा सकता है, उसकी जो गति की दिशा है, जिधर उसका मूवमेंट हो रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स। जैसे आपने देखा होगा ना कि देखिए बचपन में जो टायर वगैरह होते थे, इसको बिल्कुल मारते हुए आगे तरफ भागते थे, तो हमको पता नहीं था ना कि जिस दिशा में जो वस्तु है गति कर रही है, अगर उसमें उधरी डायरेक्शन में उसी साइड हम फोर्स लगा दें तो उसकी गति और बढ़ जाती है, जबकि जो वस्तु गति कर रही है उसके अपोजिट आप फोर्स लगाइए तो उसकी स्पीड या तो धीमी हो जाएगी या वो रुक जाएगी। समझ में आ रहा है ना। और जिधर कोई चीज जो गति हो रही है, जो कोई वस्तु गति कर रही है उधर ही उसको और फोर्स लगाइए तो उधर उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है ना। और देखिए ये तो हमको समझ में आ गया कि द फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब बल जो है वस्तु की गति की अवस्था में, यानी कि उसके जो चाल यानी स्पीड में और गति की दिशा, ठीक है, जिधर वो मोशन कर रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। साथ में जो फोर्स है बेटा वो क्या कर सकता है, वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है, शेप में, बताए ना, जैसे आटा गूंथते हैं हम सभी, ठीक है, आपकी मम्मी से पूछिएगा तो जैसे पहले देखिए कैसा था, आटा था, फिर उसमें पानी डाला, फिर उसको हाथ से ऐसा ऐसा किया तो उसकी डायरेक्शन, फिर उसकी लोई बनाई, फिर आपको रोटी मिली, तो क्या हुआ, फोर्स लगाकर हम उसके आकृति यानी कि शेप को भी चेंज कर सकते हैं। और समझिए, और समझाता हूं, घबराइए मत।
अब किस हिसाब से हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, किस हिसाब से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं फोर्स के द्वारा, मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। सर आप पहले खेलते थे, सर आप पहले खेलते थे, अच्छा टायर वाला, ऐसे टायर वाला क्रिकेट, हाँ बेटा मैं खेला हुआ हूँ बिल्कुल, है ना, टायर वाला भी खेला हुआ हूँ मैं, ठीक है, खो खो भी खेला हुआ हूँ, कबड्डी भी खेला हुआ हूँ, क्रिकेट तो खेलता ही हूँ, क्रिकेट तो अभी भी खेलता हूँ, है ना, क्रिकेट तो पसंद है मुझे। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए गति की अवस्था में परिवर्तन कैसे आ रहा है, ठीक है, मतलब चेंज द स्टेट ऑफ मोशन कैसे हो रहा है। अब देखिए आपको एग्जांपल दूं मैं, चलिए ये बेटा सरफेस है एक, ठीक है, समतल है, मान लीजिए ये बॉल है एक, ठीक है, बॉल है ये, रबड़ वाली बॉल या कोई वाली बॉल है, ठीक है, ये सरफेस पे है, बिल्कुल हवा पे नहीं है, इसको सरफेस पे कीजिए। ठीक है बॉल है, अब मैंने क्या किया, बॉल को हल्का सा ऐसा धक्का दे दिया, ठीक है, बॉल को ऐसे हल्का सा धक्का दे दिया, तो बॉल जो रेस्ट में थी उसमें गति आ गई, उसमें उसमें मूव होने लगी ना, मोशन आ गया, ठीक है, करने लगी, ठीक है, बॉल जो है करने लगा, थोड़ी दूर बॉल गई, फिर से मैंने हल्का सा धक्का दे दिया, तो जो बॉल है वहां से इधर ऐसे आ गई, ठीक है, मतलब बॉल में मोशन आ चुका है। अब क्या हुआ कि जब बॉल बॉल में मोशन आ गया, बॉल गति कर रही है, ठीक है, तो मैं क्या किया, सामने गया और हल्का सा मैंने ऐसे हथेली उससे टच कर दी, स्पीड में थी बॉल, स्पीड में थी, मैंने हल्के से हथेली से उसको टच किया, फिर हथेली को हटा दिया, तो अब क्या हुआ कि जब, अब मैंने क्या किया देखिए पहले, कि बॉल इस डायरेक्शन में मूव हो रही थी, ऐसे इधर चल रही थी, तो मैंने क्या किया, इधर से पहले इधर से एक बार धक्का दिया, फिर एक बार धक्का दिया, तो उसकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन मैं सामने गया, अब इसकी डायरेक्शन इधर है और मैंने इधर से यहां से हल्का सा फोर्स लगाया, फिर हाथ हटा दिया, तो जो उसकी स्पीड थी वो गतिमान तो है, उसमें मोशन है, लेकिन स्पीड धीरे हो गई, क्योंकि मैंने अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे धक्का दे दिया, फोर्स लगा दिया, फिर हाथ हटा दिया। समझ में आ रहा, या तो रुक जाएगी या उसकी गति धीरे हो जाएगी, तो हमको ये पता चल रहा है ना कि कोई चीज रेस्ट में है, उससे मोशन में हम ले आए, उसकी स्पीड और बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाने के बाद उसकी स्पीड को हम धीमा भी कर सकते हैं, किसके माध्यम से, फोर्स के माध्यम से। समझ में आ गया। अब दिशा में परिवर्तन कैसे हो सकता है, दिशा में परिवर्तन कैसे हो सकता है, देखिए अब आपको मैं समझाऊं दिशा में परिवर्तन कैसे हो सकता है, जरा बताएंगे, ठीक है। अब देखिए दिशा में परिवर्तन का आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि, हाँ ठीक, समझिएगा कि दिशा में परिवर्तन कैसे हो सकता है, ठीक है, जैसे एक कोई एक यहां ऑब्जेक्ट है स्केल जैसी, ठीक है, जो बॉल है वो क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, तो जब वो इस सरफेस से टकरा रही है, मतलब इससे टकरा रही है, इसमें ये फोर्स पड़ रहा है ना उसका, फिर बॉल की डायरेक्शन ऐसी हो गई, ठीक है, पहले यहां ऐसी बॉल थी, इधर गई, यहां से ऐसे टकराई, फिर वो इधर आ गई, ऐसा नहीं कि उधर आगे बढ़ गई, बीच में ऑब्जेक्ट आ गया तो बॉल वहां पे रुकी नहीं, उसमें मोशन है, ठीक है, उसमें गति है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। समझ में आ गया ना। सर भी बॉल को जाने नहीं दे रहे हो कह रहे हैं, सर ये पिंग पोंग बॉल है क्या, अच्छा अच्छा, वो वाली जो बॉल आती है येलो वाली, उसको देखिएगा आप, उसको दबा के उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, देखा होगा ना, ठीक है, तो हमने देख लिया कि बॉल में हम किस हिसाब से स्पीड ला सकते हैं, उस स्पीड को कैसे धीमा कर सकते हैं, उसको हम कैसे रेस्ट मोशन में ला सकते हैं, रेस्ट मतलब रेस्ट में ला सकते हैं, कैसे हम रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं फोर्स के द्वारा, ठीक है, मतलब उसके, हमने ये समझ लिया ना कि बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक, और फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑब्जेक्ट के शेप में कैसे परिवर्तन ला सकता है फोर्स, देखिए आटा है, आटा को देखिए मैंने बताया बल लगाया, अब जब आप सीट पे बैठते हैं, ठीक है, तो सीट दब जाती है, साइकिल वाली सीट होती है, दब जाती है, तो फोर्स लग रहा है, तो उसके शेप में चेंज आ रहा है ना, जैसे आपने दीवार पे एक कील ऐसे लगा दी,
ठीक है, उससे आपने रबड़ को ऐसे लटका दिया, अब उस रबड़ को आप नीचे खींचिए तो उसके शेप में चेंज आ रहा है ना, आप फोर्स लगा रहे हैं तो रबड़ के शेप में चेंज आ रहा है या नहीं, जल्दी से बताइए। आ रहा है, ठीक है। चलिए आप ऐसा कीजिए कि यहां पे एक ईंट रखिए, यहां पे एक ईंट रखिए और यहां पे ऊपर एक स्केल ऐसी रख दीजिए, स्केल जैसे, या फिर कोई मेटल का कुछ रख दीजिए, ठीक है ऐसा, और इसके ऊपर आप ईंट रख दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये कुछ ऐसा ऐसा कुछ नीचे तरफ थोड़ा ये अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका फोर्स लग रहा है, ये नीचे की तरफ थोड़ा झुक जाएगा। तो इसके शेप में चेंज आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैं बताऊंगा बेटा अंडर वाटर जो पानी में क्या फोर्स है, सब कुछ बताऊंगा, घबराइए मत। प्रशांत समझ आ रहा है ना, बस समझना ही तो जरूरी है, और कुछ हमको क्या, बस इतना ही करना है, इतना समझ लिए, खेल खत्म है चैप्टर का, बस। तो फोर्स से हम क्या क्या कर सक रहे हैं, किसी वस्तु की स्पीड को कम, ज्यादा या रेस्ट पोजिशन में उसको ला पा रहे हैं, उसकी दिशा में परिवर्तन कर पा रहे हैं हम फोर्स के द्वारा ही, उसके शेप में परिवर्तन कर पा रहे हैं, यही है फोर्स। इसी तरीके से फोर्स वर्क करता है, मतलब कोई एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा या सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे फोर्स के द्वारा, बस यही है ना। चलिए अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ फोर्स, अब आपके चैप्टर में टाइप ऑफ फोर्स मतलब कि बल के प्रकार, बल कौन कौन से प्रकार के होते हैं। बल के प्रकार, ठीक है। तो देखिए कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल, ठीक है, और एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब संपर्क, कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप समझिए ये टेबल है, ये टेबल पे ऐसी बुक रखी हुई है, टेबल में से बुक को आपको उठाना है, तो आप कैसे उठाएंगे, ऐसे उठा लेंगे क्या, जादू से, बिना टच किए उठा लेंगे क्या, ऐसे जादू से, जैसे जादूगर जादू दिखाने आते थे मैजिशियन, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे देखिए ऊपर रखते हैं, ऐसे बुक ऐसे ऊपर ऐसे उठा लेंगे, नहीं उठा पाएंगे, कांटेक्ट करने की जरूरत है, मतलब कि शरीर का उस जो ऑब्जेक्ट है वस्तु से कांटेक्ट होना चाहिए, तभी आप फोर्स लगा सकते हैं, संपर्क बल है ये, ठीक है। अब आपको बाल्टी उठानी है, कैसे उठाएंगे, बाल्टी उठानी है, बिना कांटेक्ट के कैसे उठा पाएंगे, ठीक है। आप हाँ रस्सी का यूज कर सकते हैं कांटेक्ट के रूप में, छड़ का यूज कर सकते हैं, वो अलग फैक्टर है, लेकिन कांटेक्ट तो होगा ही, समझ में आ रहा है ना, यही क्या है कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स असंपर्क मतलब बिना के, मतलब कि बिना संपर्क के भी ये फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक, तो उसमें आप टच नहीं करेंगे फिर भी वो एक दूसरे को फोर्स एक दूसरे की तरफ खींचेगा। स्थिर विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी सारी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। सिक्का, जो सिक्का ऐसे ऐसे कीजिए, यहां छोड़ दीजिए, नीचे ही गिरेगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा। बॉल ऐसे ऊपर हवा में फेंकिए, कभी बॉल ऐसा नहीं होगा कि हवा में ऊपर ही चली गई, नीचे भी आएगी, हमेशा नीचे ही आएगी, कभी ऐसा होगा कि ऊपर ही चली जाएगी, कभी नहीं होगा ऐसा। आप अभी धरती पर खड़े हुए हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं जमीन से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूं, मतलब कि सरफेस पे हूं, क्यों, गुरुत्वाकर्षण का, क्योंकि जो पृथ्वी है सारी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। केवल ऐसा नहीं कि पृथ्वी का एक ये क्वालिटी है गुरुत्वाकर्षण, ये सारी चीजों में है, ये वस्तु, ये बोर्ड, ये कुर्सी, ये कैमरा, सारी चीजें क्या है, एक दूसरे को खींच रही हैं, बस ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी अपनी जगह पर है। नहीं तो ये यूनिवर्स में जाएंगे तो यूनिवर्स में कहां गुरुत्वाकर्षण है बेटा, यूनिवर्स में नहीं है, अंतरिक्ष में, स्पेस में, कहने का मतलब स्पेस में, तो क्या होता, सारी चीजें उड़ने लगती हैं, है ना। इंसान भी वहां पे ऐसा नहीं होगा कि आप नॉर्मल ऐसे उड़ने लगेंगे, जबकि यहां पे हम अपने सरफेस पे हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ रवि मैं बता दूंगा बेटा टाइम मैनेजमेंट के बारे में, घबराइए मत, हाँ मैं अभी बताऊंगा। अब देखिए अभी पढ़ते हैं कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट तो कल पढ़ लेंगे, कांटेक्ट फोर्स अभी देख लेते हैं। ये क्या देखिए बेटा, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, पेशी बल, जो आपकी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप, ठीक है, मतलब कि आप अपनी मसल्स से जो फोर्स लगाते हैं, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स, मसल के कारण जो फोर्स लग रहा है, तो इसमें भी आपके कांटेक्ट है ना, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उससे आप कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये डंबल है,
डंबल यहाँ नीचे रखा हुआ है, तो इसको आप अपने आप उठा लेंगे क्या? ऐसे खड़े हैं, ऐसे जादू से ऐसे ऊपर उठ जाएगा? नहीं, आप इसमें मसल्स, अपने मसल्स का जोड़ लगाएंगे तब ये ऊपर उठेगा, और जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उतना कर सकता है, या तो कुछ कुछ कोई फोर्स नहीं लगा पाता तो उठा ही नहीं पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जैसे कि खिलाड़ी का गेंद फेंकना, जैसे कोई बॉलिंग कर रहा है ऐसा, ठीक है, तो यहां से जितना फोर्स लगेगा उतनी उसकी स्पीड होती है। देखा होगा भुवनेश्वर कुमार की बॉल की स्पीड बिल्कुल क्या है? कम है। स्पीड बल कम है, मतलब दूसरे एक दूसरे से कंपेयर करो इतनी भी कम नहीं है। जबकि जसप्रीत बुमराह की बॉल की स्पीड ज्यादा है, स्टार्क की बॉल की स्पीड ज्यादा है, तो फोर्स ज्यादा लगता है। समझ में आ रहा है ना? और देखिए माली का कुदाल चलाना इसमें भी फोर्स लग रहा है। बच्चा जब साइकिल चलाता है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, पैडल को तेजी से घुमाएगा तो ज्यादा स्पीड से चलेगी। मजदूर जब ईंट उठाता है, ठीक है, ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा से ऐसे उठा लेगा आराम से, 3-4 ईंट ऐसे ही उठा लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये बैलगाड़ी है, तो बैलगाड़ी में जो बैल है, ये बड़े बड़े जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे जो ऊंट होते हैं, गधे होते हैं, घोड़े होते हैं, उनमें क्या है सामान वगैरह को ले जाने के लिए वो भी अपने क्या मसल्स का यूज करते हैं। मस्कुलर फोर्स कहां कहां लगता है बेटा? मैं चल रहा हूं, ठीक है, इसमें भी पेशीय बल लग रहा है। मैं मुड़ रहा हूं, ठीक है, मैं देखिए ऐसा कर रहा हूं, मुड़ रहा हूं, मैं हाथ ऐसा ऊपर, इसमें भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है। मैं सांस ले रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं, ऑक्सीजन गैस ले रहा हूं, तो फेफड़ों में भी क्या हो रहा है? यहाँ पे मस्कुलर फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो ब्लड फ्लो होता है हृदय से, हृदय सिकुड़ता है फिर फैलता है, इसमें भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है। मैं खाना खाता हूं तो ये आहार नाल एसोफेगस से अंदर जाता है, यहाँ पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है, यहाँ भी आपका पेशी बल लग रहा है। समझ रहे हैं ना? जो हम नॉर्मल जीवन में हमारी जो जैव रासायनिक क्रिया सब में क्या हो रही है, ये मस्कुलर फोर्स लग रहा है। कि मसल्स के क्रिया स्वरूप, मतलब कि मसल्स के रिजल्ट के, मतलब मसल्स के एक्शन से जो फोर्स लग रहा है उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं, और एक प्रकार का ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। बोलिए क्लियर है? सिंपल सा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है कि शरीर का वो किसी वस्तु, उस वस्तु के साथ कॉन्टैक्ट होना, संपर्क होना जरूरी है, बस यही क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए इसका देखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है बताइए? जब कोई वस्तु गति कर रही है बेटा, तो जिस दिशा में गति कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को कहते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। जैसे देखिए ये बच्चा है, इस बॉक्स को ऐसे ढकेल रहा है, तो देखिए फोर्स किधर लग रहा है? पुशिंग फोर्स, मतलब पुश कर रहा है, ढकेल रहा है, तो ये फोर्स इधर लग रहा है। मोशन किधर हो रहा है? ठीक है, उसमें मूवमेंट किधर हो रहा है? उसी डायरेक्शन में जिधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जिधर पुश कर रहा है। लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। समझ में आ रहा है ना? कभी कभी यह फ्रिक्शन जरूरी भी हो जाता है। जैसे मैं देखिए इस सरफेस में चल रहा हूं फ्रिक्शन के कारण, है ना? अगर फ्रिक्शन यहां नहीं होता तो मैं फिसल जाता। देखा होगा कई तो फर्श होते हैं आपके घर में जहां पे चिकनाहट बहुत ज्यादा होती है, वहां फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, देखा होगा कभी तेल गिर गया या पानी गिर गया और अचानक से आप गए ऐसे गिर जाते हैं, क्योंकि वहां फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करता। फ्रिक्शन, क्योंकि जब आप ऑयल वगैरह या फिर लुब्रिकेट वगैरह यूज करेंगे तो वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं। ज्यादा फ्रिक्शन हो जाए तो फिर चल ही नहीं पाएंगे, तब तो फिर गति नहीं होगी। समझ में आ गया ना? ठीक, तो देखिए वही लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सरफेस द सरफेस अपोज दैट मोशन, दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है, ठीक है, तो उस सतह पर गति का विरोध करती है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो सतह जो होती है उस गति का विरोध करेगी, तो यही जो विरोधी बल है, ये सतह होगी, ये क्या करेगी? इस गति का विरोध करेगी। मतलब इधर हम, इधर से आदमी इधर से पुश कर रहा है, इधर से मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में, लेकिन जो सतह है वो उस गति का विरोध करेगी, तो इसे ही हम कहते हैं, जो अपोजिट फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। द इट ऑलवेज वर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से।
समझ रहे क्या, सतह ही अपोजिट में एक फोर्स लगाती है, उसे ही कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं बेटा, ठीक है, और समझाऊं मैं, साइकिल चला रहे हैं, साइकिल की पैडल आप चला रहे हैं, तब तक आपकी साइकिल चल रही है, धीरे से आप पैडल छोड़ दीजिए, धीरे 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 आपकी साइकिल चलेगी, कुछ टाइम बाद वो धीमी हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि आप उसमें फोर्स नहीं लगा रहे हैं इधर से, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट से लग रहा है, सतह द्वारा, सरफेस जहां पे आपकी साइकिल चली हो, सतह द्वारा फ्रिक्शन फोर्स लगाया जा रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स, जब आप इधर से फोर्स नहीं लगाएंगे तो धीरे धीरे वो फोर्स हावी हो जाएगा और साइकिल आपकी रुक जाएगी। उसी प्रकार आप जैसे चलाते चलाते कार का इंजन बंद कर दीजिए तो कार कुछ दूर चलेगी, उसके बाद फिर वो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है सतह पे। उसी प्रकार नाव खेलेंगे आप, ठीक है, तो जब उसमें फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से, तब तक चल रही है, फिर धीरे धीरे चलेगी, फिर धीरे से सतह के द्वारा, पानी द्वारा क्या है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाएगा तो रुक जाएगी। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप बॉल ही, जैसे देखिए बॉल में ही आप बॉल को ऐसे ढकेल देते हैं तो कुछ समय बाद बॉल ऐसे गति करती है, मोशन करती है, फिर कुछ समय बाद रुक जाती है फ्रिक्शन फोर्स के कारण, है ना। जब फ्रिक्शन फोर्स उस पर हावी हो गया तो फिर वो रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जिस दिशा में हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, गति कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? और एक बात याद रखिए कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मैंने क्या क्या बताया, एक मस्कुलर फोर्स और एक घर्षण यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। कैसे? घर्षण बल में भी तो दो सतह है, सतह और ये जो ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसके भी संपर्क है ना, कांटेक्ट है ना, तो ये भी क्या है अपना कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। और ये जो सतह है, सरफेस है, ये जो हमारी गति है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस दिशा में गति कर रहा है, मोशन, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है, मतलब उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है ना। हो गया, बस इतना ही पढ़ना था बेटा। आज हमने अच्छे से फोर्स के बारे में जान लिया, फोर्स क्या होता है, ठीक है, फोर्स के यूनिट वगैरह, फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, फोर्स क्या क्या इफेक्ट डालता है किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, किस हिसाब से उसकी गति में परिवर्तन लाता है, दिशा में परिवर्तन लाता है, साथ में शेप में परिवर्तन लाता है, ये जान लिया। एक्सप्लोरिंग फोर्स, फोर्स कब ऐड होता है, कब सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, फोर्स के टाइप क्या क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, ये सब चीजें हमने बेसिक जान ली। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे हम पढ़ेंगे और इसी चैप्टर में हम आपको ये फ्रिक्शन जो फोर्स है, घर्षण जो है, ठीक है, उसके बारे में सारी चीजें समझाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कल तो नहीं, अभी ये क्लास थोड़ी लंबी चलेंगी और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना है, तो इस तरीके से हम पढ़ते हुए समझेंगे। सारी चीजें क्लियर है बेटा? हाँ रवि, मैं कल आपको बता दूंगा, घबराइए मत, उसको मैं आपको कल बता दूंगा किस तरीके से आप टाइम मैनेज करके पढ़ सकते हैं ना, तो उसको लेकर निश्चिंत रहे। बाकी आज जो मैंने पढ़ाया सब कुछ क्लियर है, मजा आ गया। और बाकी जो हमारा पिछला टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट मैं बता दूंगा। जिन बच्चों ने अभी कंबसन एंड फ्लेम वाले चैप्टर का टेस्ट नहीं दिया है, टेस्ट दे दीजिए। और जिन बच्चों ने अभी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वाले चैप्टर का टेस्ट नहीं दिया है, वो भी टेस्ट देकर आइए, है ना, टेस्ट जरूर दे दीजिएगा सभी। आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, बाय बाय।